स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उनका जन्म वर्ष 1891 में महू मध्य प्रांत अब मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्हें भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और वह भारत के पहले कानून मंत्री थे, अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय निकाय है जिसके आदेश कानून के समान बल रखते हैं तथा किसी भी न्यायालय में उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 2. इसके आदेश लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं लेकिन उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। 3. मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग का पदेन सदस्य होता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। परिसीमन आयोग यह एक उच्च स्तरीय 3 सदस्यीय निकाय है जिसके आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं तथा किसी भी न्यायालय के समक्ष उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, अतः कथन 1 सही है। इसके आदेश लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत किए जाते हैं लेकिन उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता, अतः कथन 2 सही है। भारत में ऐसे परिसीमन आयोग वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में 4 बार गठित किया गया है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीश, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और मुख्य चुनाव आयुक्त पदेन सदस्य होते हैं, अतः कथन 3 सही है। इसमें सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह मामला मूल रूप से संविधान के भाग 3 के तहत निवारक निरोध के संदर्भ में अनुच्छेद 21 की व्याख्या से संबंधित था। 2. इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 कार्यकारी एवं विधायी दोनों प्रकार की कार्यवाहियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 मामला। यह मामला मूल रूप से संविधान के भाग 3 के तहत अनुच्छेद 21 एवं अन्य मूल अधिकारों की व्याख्या विशेष रूप से निवारक निरोध के संदर्भ से संबंधित था, अतः कथन 1 सही है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 केवल मनमाने कार्यकारी कार्यों से सुरक्षा प्रदान करता है, विधायी कार्यों से नहीं, अतः कथन 2 सही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि राज्य किसी व्यक्ति को जीवन या स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधि बना सकता है और जब तक प्रक्रिया का पालन किया जाता है तब तक यह वैध है, भले ही विधि स्वयं अनुचित हो। न्यायालय ने भारतीय अवधारणा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अमेरिकी अवधारणा विधि की सम्यक प्रक्रिया के बीच अंतर स्पष्ट किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार प्रदान करता है। 2. यूनियन कार्बाइड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए उसके पास संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। 3. सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 142 का उद्देश्य मौजूदा कानूनों को निरस्त करना नहीं है बल्कि उनका पूरक बनना है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसा आदेश पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है, अतः कथन 1 सही है। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों से संबंधित यूनियन कार्बाइड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद या राज्यों की विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों से खुद को परे रखते हुए कहा कि पूर्ण न्याय करने के लिए उसके द्वारा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को भी दरकिनार किया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 142 मौजूदा कानून का पूरक है,
न कि उसे प्रतिस्थापित करने वाला, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, स्लोवाक गणराज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी सीमा दक्षिण में पोलैंड, उत्तर में हंगरी, उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य, पश्चिम में यूक्रेन और पूर्व में ऑस्ट्रिया से लगती है। 2. वर्ष 1993 में चेकोस्लोवाकिया के शांतिपूर्ण विघटन के बाद यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा, जिसे आमतौर पर वेलवेट डिवोर्स के रूप में जाना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन सा कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्लोवाक गणराज्य यह मध्य यूरोप में एक स्थलरुद्ध देश है। इसकी सीमा दक्षिण में हंगरी, उत्तर में पोलैंड, उत्तर पश्चिम में चेक गणराज्य, पश्चिम में ऑस्ट्रिया और पूर्व में यूक्रेन से लगती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। वेलवेट रिवॉल्यूशन वर्ष 1989 ने चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी शासन को समाप्त कर दिया और वर्ष 1993 में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में देश का शांतिपूर्ण विघटन हुआ, जिसे अक्सर वेलवेट डिवोर्स के रूप में जाना जाता है, अतः कथन 2 सही है। स्लोवाकिया एक उच्च आय वाली विकसित अर्थव्यवस्था है जिसकी राजधानी ब्रातिस्लावा है और यह संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली का पालन करती है। अगला प्रश्न है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. IMEC को वर्ष 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था, जिसके हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ शामिल थे। 2. IMEC G7 द्वारा शुरू की गई वैश्विक अवसंरचना और निवेश साझेदारी का एक हिस्सा है। 3. IMEC में केवल शिप टू रेल नेटवर्क आधारित परिवहन मार्ग शामिल होंगे। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC एक रणनीतिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पहल है जिसे नई दिल्ली में वर्ष 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ शामिल हैं, अतः कथन 1 सही है। IMEC वर्ष 2021 में G7 द्वारा लॉन्च की गई वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी का एक हिस्सा है, अतः कथन 2 सही है। IMEC का उद्देश्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से बंदरगाहों, रेलवे, सड़कों, समुद्री लाइनों, ऊर्जा पाइपलाइनों और डिजिटल बुनियादी ढांचे का एक एकीकृत नेटवर्क विकसित करना है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. समिति का गठन केंद्र राज्य संबंधों पर जांच करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। 2. समिति ने कहा कि भारतीय संविधान यद्यपि स्वरूप में संघीय है परंतु यह एकात्मक तरीके से कार्य करता है। 3. समिति ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त सिफारिशें किस समिति ने की? ए. राजमन्नार समिति वर्ष 1969, बी. प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1969, सी. सरकारिया आयोग वर्ष 1983, डी. पुंछी आयोग वर्ष 2007। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. राजमन्नार समिति वर्ष 1969। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजमन्नार समिति का गठन केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था, जिसने सत्ता के बढ़ते केंद्रीकरण की आलोचना की थी, जिससे राज्य की स्वायत्तता कमजोर हो रही थी। समिति ने संघीय संतुलन बहाल करने के लिए अंतर्राज्य परिषद को मजबूत करने का आह्वान किया। हालांकि संविधान संघीय प्रतीत होता है, समिति ने कहा कि यह एकात्मक रूप से कार्य करता है तथा राज्यों को केंद्र के प्रशासनिक अंग बना देता है। इसने अनुच्छेद 256 राज्यों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होगा। 257 संघ को कुछ मामलों में राज्यों को निर्देश देने की अनुमति देता है। 365 और 356 को अनुचित केंद्रीय नियंत्रण को सक्षम करने के लिए चिन्हित किया। समिति ने सिफारिश की कि अनुच्छेद 356 को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेप्टोब्रेकियम आयार्टियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे हाल ही में असम के गुवाहाटी में स्थित गरबंगा रिजर्व फॉरेस्ट में खोजा गया था। 2. यह प्रजाति विशिष्ट विशेषताओं के लिए जानी जाती है, जिसमें तीक्ष्ण नारंगी और काले रंग की आंखें, कंठ पर जालिका रूपी विशिष्ट पैटर्न तथा संध्या के समय सहज लयबद्ध आवाज शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विशेषण को। लेप्टोब्रैकियम आयाटियम, इसकी पहचान असम के गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित गरबंगा रिजर्व फॉरेस्ट में की गई है, अतः कथन 1 सही है। यह प्रजाति अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिए जानी जाती है, जिसमें तीक्ष्ण नारंगी और काली आंखें, कंठ पर जालिका रूपी विशिष्ट पैटर्न और संध्या के समान सहज लयबद्ध आवाज शामिल है, अतः कथन 2 सही है। इस मेढक की पहचान पहली बार वर्ष 2004 में लेप्टोब्रैकियम स्पिथी के रूप में की गई थी, लेकिन हाल ही में आणविक और आकारिकी संबंधी अध्ययनों के आधार पर इसकी पुष्टि एक नवीन प्रजाति के रूप में की गई है। लेप्टोब्रैकियम जीनस सुदृढ़ काया वाले मेढकों की 38 प्रजातियों का समूह है, जो अपने चौड़े सिर, लघु पश्चपाद और विशिष्ट रंग की आंखों के लिए जाने जाते हैं। ये दक्षिणी चीन, भारत, सुंडा शेल्फ और फिलीपींस सहित एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के इलेक्ट्रिक वाहन लक्ष्य वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है, जिसमें 80% दोपहिया और तिपहिया वाहन और 30% निजी कारें शामिल हैं। कथन 2, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने, वायु प्रदूषण को कम करने और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिल सकती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर कदम बढ़ाने से विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में नए अवसरों के माध्यम से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की प्रबल संभावनाएं हैं। भारत के इलेक्ट्रिक वाहन लक्ष्य का वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है, जिसमें 80% दोपहिया और तिपहिया वाहन और 30% निजी कारें शामिल होंगी, अतः कथन 1 सही है। भारत को एक मजबूत ईवी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए सहायक नीतियों और प्रोत्साहनों के साथ घटकों, बैटरी और चार्जिंग बुनियादी ढांचे में अंतराल को दूर करना होगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, वायु प्रदूषण को कम करने तथा ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिल सकती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना अनिवार्य है। 2, मुख्य न्यायाधीश को केवल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124(2) के तहत की जाती है। वरिष्ठतम न्यायाधीश को सेवा की अवधि के आधार पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है। यह एक परिपाटी है, विधि का आवश्यकता नहीं, अतः कथन 1 सही नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिए, या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा केवल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा समर्थित अभिभाषण के बाद ही हटाया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2017, बी 2019, सी 2018, डी 2020। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।